प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन में आज का हमारा अध्याय है इतिहास में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इसे समझने से पहले आप यह विचार करें कि इस पाठ का नाम यदि मैं यह कर दूं कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है या वस्तुनिष्ठता इतिहास की एक समस्या है, तो आप इतना तो समझ जाएंगे कि ये जो बात कह रहा है इसका मतलब यह है कि यह जो शब्द काम में ले रहा है वस्तुनिष्ठता या वस्तुनिष्ठा, इस शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ इतिहास में संभव नहीं है, या यह अर्थ निकालने की समस्या इतिहास में हमेशा बनी रहती है। इतिहास लेखन आप इसे यूं समझ सकते हैं कि आज के हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने गणित बनाया और कहा कि एक में एक जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है। 2 + 2 = 4। अब यह 2 + 2 = 4 आपको 1000 साल पहले भी मिलेगा और आज भी मिलेगा। आप प्राचीन भारत से हटकर प्राचीन यूनान में चले जाइए तो भी यही मिलेगा। आप आधुनिक यूरोप में गणित पढ़ लीजिए, आपको यही मिलेगा। यह एक सर्वमान्य तथ्य हो गया है कि जोड़ ऐसे होता है और जोड़ के परिणाम ऐसे होते हैं। यह बात सभी स्वीकार करते हैं और यही गणित की वस्तुनिष्ठता है। हमारे खगोल शास्त्री, हमारे पूर्वज कितना पहले कह गए कि सूर्य ग्रहण के ये नियम हैं और चंद्र ग्रहण के ये नियम हैं। वे नियम आज तक नहीं बदले। सारी दुनिया उन नियमों को मानती है। अभी थोड़ा ही पहले योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया। एक दिन भी फिक्स हो गया, एक दिन भी तय हो गया कि यह विश्व योग दिवस है। दुनिया में कोई ना नहीं कर सकता कि योग से लाभ होता है। नाम आप उसका योग के बजाय कुछ और रख सकते हैं, लेकिन बात वही है। यह योग विज्ञान की वस्तुनिष्ठता है, यानी इसका महत्व सभी एक मत से स्वीकार करते हैं। हिंदी पढ़ाने वाले आदमी के लिए भी 2 + 2 = 4। अंग्रेजी पढ़ाने वाले आदमी के लिए भी 2 + 2 = 4। इतिहास पढ़ाने वाले व्यक्ति के लिए भी 2 और 2 का जोड़ 4 होता है। एक साहित्यकार के लिए भी 2 और 2 का जोड़ 4 होता है। लेकिन यहां मैं रुकूंगा। एक साहित्यकार 2 + 2 का जोड़ 4 बताता है जब वह साहित्य नहीं रच रहा होता है या साहित्यकार की भूमिका में नहीं होता है। वो उस सर्वमान्य तथ्य को मान रहा है जो गणित का तथ्य है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यवहार में अलग होती हैं और सिद्धांत में अलग होती हैं।
और उन बातों को विद्वान अपने तरीके से कहते हैं, साहित्यकार अपने तरीके से कहता है, कवि अपने तरीके से कहता है, शायर अपने तरीके से कहता है। निदा फाजली साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। अब यहां तो बात ही बदल गई। यहां निदा साहब जो कहना चाहते हैं वो गणितीय सिद्धांत के आधार पे नहीं कह रहे, वो संवेदना के आधार पे कह रहे हैं, वो भावना के आधार पे कह रहे हैं, वो उनके भीतर बैठा हुआ एक नाजुक इंसान जिसको शायर कहते हैं वह बोल रहा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि निदा फाजली को सही ठहराने वाले बहुत मिल जाएंगे। वो ये कहेंगे सरल शब्दों में कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, और उसको वैसा समझना भी नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा था, कुछ सिद्धांत इस दुनिया में तय होते हैं, कुछ नियम दुनिया में तय होते हैं और उनको पूरी दुनिया मानती भी है। ऐसी सारी चीजें वस्तुनिष्ठता की श्रेणी में आएंगी। लेकिन एक इतिहासकार क्या करे? एक इतिहासकार क्या करेगा? औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, जदुनाथ सरकार ने इसे अच्छा नहीं माना। क्यों? उन्होंने औरंगजेब पर आक्षेप ही लगाया है, अच्छा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मंदिर से जदुनाथ सरकार साहब का हृदय जुड़ा हुआ है, दिल जुड़ा हुआ है। सच है, सच है। लेकिन जो लोग जदुनाथ सरकार का विरोध करेंगे वे ये कहेंगे कि आपका तो दिल जुड़ा हुआ है मंदिर से, आपके संस्कार हैं मंदिर के, आप अच्छा क्यों मानेंगे? वही मिस्टर फारूकी साहब, उनकी किताब है औरंगजेब एंड हिज टाइम्स। वो औरंगजेब को गलत नहीं मानते, किसी कारण से उनका दिल औरंगजेब से जुड़ गया। अब आप बताइए कि इसमें से सही क्या है? यह तीसरा आदमी क्या जानेगा, पढ़ने वाला दोनों को पढ़ने के बाद में। कोई एक नियम बन जाता कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े और इसलिए तोड़े, सभी उसको मानते, तब वस्तुनिष्ठता होती। अभी तो वस्तुनिष्ठता की समस्या है, और यही समस्या है। आप समझ लीजिए, भारत और चीन की लड़ाई में हम हार गए चीन से, लेकिन जब भारत और चीन की लड़ाई इतिहास के पन्नों पर मुद्रित होगी, तब उसमें हम कहीं न कहीं हमारा बचाव करते दिखेंगे और चीन को बुरा 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 बताएंगे। था भी बुरा और है भी बुरा, आज भी यही बात है। अब मैं ये कह रहा हूं, कोई दूसरा नहीं मानेगा, तो वस्तुनिष्ठता स्थापित नहीं हो सकती कि चीन बुरा है। चीन वाले नहीं मानेंगे। तो बात यह है कि अब तक मैंने आपको बताया तथ्य क्या होते हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात की है अपन ने तथ्यों पर।
फिर हमने बात की कि व्याख्या क्या होती है, और उस पर भी हमने काफी बड़ी बात की। फिर हम गए तथ्य और व्याख्या के संबंध पर। उसमें भी बार बार यही बातें आई कि वास्तव में क्या हुआ था। हो सकता है कि कोई इतिहासकार वही बताए जो वास्तव में हुआ था, लेकिन उसकी बात को नहीं मानने वाले लोग ये कहेंगे कि नहीं, आप कह रहे हैं वैसा नहीं हुआ था, आप हमारे तथ्यों पर भी तो गौर कीजिए। तो किसी एक निष्कर्ष पे तो नहीं पहुंचे ना। यही समस्या है कि हम इतिहास में, इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ हो नहीं सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। असल में है क्या कि इतिहास है वो इंसान की उपलब्धियों का विवरण है। इंसान की उपलब्धियों का विवरण इंसान लिख रहा है, और ये सारी उपलब्धियां दिल और दिमाग से प्राप्त की है। तो जिसके पास दिल होगा, जिसके पास दिमाग होगा, उसकी व्याख्या भी अपनी होगी, उसका दृष्टिकोण भी अपना होगा। और ये अपना अपना दृष्टिकोण इतिहास को वस्तुनिष्ठ नहीं होने देता। इस अध्याय में यह बात बार बार आएगी कि वस्तुनिष्ठता हो सकती है, इतिहास में भी हो सकती है, ऐसा कहने वाले विद्वान मिलेंगे आप। लेकिन मैं आपको बता देता हूं प्रारंभ में ही कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। विद्वान चाहे कितनी ही बातें कह लें, विषय वस्तुनिष्ठता इतिहास में संभव नहीं हो सकती। उसके लिए कोशिश की जा सकती है। तो मैं वे ही कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूं कि अधिकांश इतिहासकारों ने इतिहास को भी एक विज्ञान स्वीकार कर लिया है, लेकिन बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि न तो ये 2 + 2 = 4 बताता है, न ये सूर्य ग्रहण का कोई सिद्धांत देता है, न कोई चंद्र ग्रहण का सिद्धांत देता है। इसमें यदि सुधार हो भी गया तो वो सर्वमान्य हो जरूरी नहीं। मैं जिक्र कर रहा था कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है, और जिस किसी ने इसका विरोध किया उनको दंडित किया गया, उनको जलील किया गया, जान से भी मारा गया। लेकिन आखिर में स्थापित यही हुआ कि पृथ्वी चक्कर लगाती है और सूर्य स्थिर है, तो लोगों ने उसको मान लिया। क्या इतिहास में ऐसा हो सकता है? लोग नहीं मानेंगे। तो आप देखिए कि ये जो मानवीय उपलब्धियों का विवरण है, जिसे मानव ही लिख रहा है, तो यह तो संभव नहीं है कि सारे मानव उसको स्वीकार कर लेंगे। यदि यही हो जाता तो फिर इंसान का अलग अलग होना कोई मायने नहीं रखता। तो एक विद्वान हुए हैं डार्डेल, उन्होंने एक बात कही है कि भाई देखो, कोई भी पदार्थ अपने आप में वस्तुनिष्ठ नहीं होता, उसको विषय से अलग करके उसमें वस्तुनिष्ठता आरोपित करनी पड़ती है। अब इसे आप सरल रूप में कैसे समझेंगे? यह तो डार्डेल महोदय ने कह दिया, मैं समझाता हूं आपको सरल तरीके से। एक पत्थर है और वो हजारों लाखों साल से कहीं पड़ा है, किसी पहाड़ का हिस्सा है वो पत्थर। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस पत्थर को किसी ने पसंद किया। ये पत्थर अच्छा है, बड़ा पत्थर है, सुंदर पत्थर है,
इस पत्थर को छेनी से, हथौड़े से तोड़कर एक आकार दे दिया जाए, और वो आकार देकर इसे एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। अब आकार कैसा दिया जाए? जिसने वह पत्थर चुना उसकी आस्था मान लीजिए श्री कृष्ण के प्रति है, वह कलाकार है, वह उस पत्थर से कृष्ण बनाएगा और वह कृष्ण बनाकर एक मंदिर में स्थापित कर दिया या मंदिर बना दिया। आप जब वहां जाएंगे, आप उस पत्थर को पत्थर नहीं कहेंगे, उसको कृष्ण कहेंगे। उसको शिव भी नहीं कहेंगे, आप विष्णु भी नहीं कहेंगे, उसको बुद्ध भी नहीं कहेंगे, उसको महावीर भी नहीं कहेंगे, कृष्ण कहेंगे। पत्थर तो भूल गए और आपको कृष्ण याद रहा, और कृष्ण ही याद रहा, दूसरे रूप ईश्वर के या महापुरुषों के वो आपको याद नहीं आए। कारण क्या है? पहले तो ये समझ लीजिए कि उस पत्थर, वह पत्थर अलग है और उस पत्थर से जो पता चल रहा है कि यह कृष्ण है, यह बात अलग है। यह मूल वस्तु पत्थर से और जो वस्तुनिष्ठता प्राप्त हुई है कृष्ण के रूप में, वह अलग है। अब कृष्ण का भी एक रूप निर्धारित है, शताब्दियों से चला आ रहा है। उस रूप में ढला तभी वह कृष्ण बना। पुराणों के अनुसार यदि उसे शिव में ढाला जाता तो उस पत्थर की जो वस्तुनिष्ठता है वह पत्थर से अलग होकर शिव के रूप में प्रकट होती। तो आप समझिए कि हम इतिहास पढ़ने, पढ़ाने और लिखने वाले लोग तथ्यों के आधार पर चलते हैं। उन तथ्यों से हमने जो बनाकर प्रस्तुत किया समाज के सामने निष्कर्ष के रूप में, वह अलग है और तथ्य अपने आप में अलग है। अब हर पत्थर से कृष्ण बन जाए, यह नहीं हो सकता। हर पत्थर से राम बन जाए, यह नहीं हो सकता। और जो पत्थर को पूजते ही नहीं है, उसमें किसी प्रकार की आस्था का आरोपण नहीं करते, उसमें सगुण रूप नहीं देखना चाहते पत्थर का, वो तो बात को सिरे से ही खारिज कर देंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और प्रोफेसर वाल्श ने तो बिल्कुल साफ लिखा है कि इतिहास का अध्ययन दृष्टि विशेष से ही करना चाहिए। यदि किसी को पत्थर से कृष्ण बनाना है तो कृष्ण बनाए, राम बनाना है तो राम बनाए। खाली पत्थर को लाके रख देगा कोई भी आदमी तो वह पत्थर बोलेगा नहीं। और इतिहासकार का काम है तथ्यों को बुलवाना, यह मैं आपको पहले कह चुका हूं, है ना। तो क्या है कि इतिहासकार अतीत का चित्रण अपने विशेष दृष्टिकोण से, अपनी अवधारणा से, अपने संस्कार से, अपने प्रेम से, अपने द्वेष से, अपनी विभिन्न भ्रांतियों के साथ प्रस्तुत करता है। इसलिए वह निष्पक्ष कैसे हो सकता है? अब कार्ल मार्क्स को पढ़ने वाले लोग, उसको फॉलो करने वाले लोग, स्पेंगलर को फॉलो करने वाले लोग, मैनहीम को फॉलो करने वाले लोग इतिहास को उनकी दृष्टि से देखेंगे। 1857 की घटनाओं को अंग्रेज कभी भी एक अधीन राष्ट्र की ओर से नहीं देख सकता, भारत की ओर से नहीं देख सकता। भारत एक राष्ट्र है, शताब्दियों से नहीं, सहस्राब्दियों से। सांस्कृतिक दृष्टि से एकत्व है हमारे देश का, राजनीतिक दृष्टि से टूटन रही है, मानते हैं। अंग्रेज नहीं देख सकता, वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से देखेगा और वो कहेगा
कि 1857 की घटनाओं ने और अंग्रेजों को चुनौती दी और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और विद्रोह को विफल कर दिया। ये एक सैनिक विद्रोह था, इससे ज्यादा नहीं कहेगा। या कोई ये कह देगा कि यह तो काले लोगों का गोरे लोगों के प्रति विद्रोह था, यह भी कह सकता है। और हमने इस विद्रोह को इसलिए विफल किया कि ये हमारा टेंशन है, ये हमारी चिंता है कि दुनिया में अधिक से अधिक लोग सभ्य बने, इसलिए हम भारत पर राज कर रहे हैं। अपने हिसाब से बोलेंगे वो, लेकिन हम बोल सकते हैं क्या ऐसा? हमें पता है कि वह पूरी तरह से झूठ है। हमने ये कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किताब भी लिखी गई जो जब्त भी हुई अंग्रेजों के समय, जिसको रोका भी गया। लेकिन आज सब मानते हैं ना इस बात को। लेकिन हम मानते हैं, वो ब्रिटेन वाले नहीं मानते आज भी। तो वस्तुनिष्ठता स्थापित कैसे होगी? वे नहीं मान रहे हैं और हम मान रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक दृष्टिकोण प्रधान रहेगा, इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ सकती। अब एक और भी बात है, हर पीढ़ी अपने हिसाब से इतिहास लिखती है, क्योंकि वो इसकी बात वही आ गई ना कि हर इतिहास है वो समकालीन होता है। वही बात आ गई जो मैं हमेशा कहता हूं। जैसे अब दास प्रथा है यूरोप की, अमेरिका की मान लीजिए खासतौर से, उसको किसी जमाने में और सही सिद्ध किया जाता था, किसी पीढ़ी ने सही सिद्ध किया या किन्हीं पीढ़ियों ने सही सिद्ध किया, लेकिन बाद वाली पीढ़ी ने तो बहुत बुरा बताया। अब्राहम लिंकन के बाद में तो उसको कभी अच्छा माना ही नहीं गया। तो इतिहास समय से भी प्रभावित होता है और होता ही है। एक जमाना था जब लोगों के बीच में चलने वाली कथाएं, जो किंवदंतियां होती हैं, उनको सही मानकर चलते थे लोग, लिख दिया जाता था और सही मान भी लेते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता। अब तो इस तरह की जो बातें किंवदंतियां होती हैं, उन किंवदंतियों को बाहर कर दिया जाता है इतिहास से। इनका कोई मतलब नहीं है, तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, इनकी व्याख्या नहीं करेंगे। गलती करते हैं ये लोग अभी भी। मैं बहुत बार कहता हूं, ये जो किंवदंतियां होती हैं, इनकी एक अलग शाखा बनाइए इतिहास में। किंवदंतियों की शाखा, किंवदंतियों का इतिहास, अपने जमाने के समाज का जितना सजीव चित्रण इन लोगों की, जो दांतों पे चलने वाली कथाएं होती है, जीभ पर चलने वाली कथाएं होती हैं, इनसे बहुत अच्छा होता है। उसको अलग नहीं कर सकते आप। ये यूरोपीय इतिहासकारों की अवधारणाएं हैं, वे इन चीजों को जान नहीं सकते। बचपन में जब मैं छोटा था, तब मेरी दादी मुझे जो लोरी सुनाती थी, उस लोरी में, और मेरे बच्चों को मेरी माँ जो लोरी सुनाती थी, उस लोरी में ही फर्क है। चीजें बदल जाती है, परियों की कहानियों में फर्क आ जाता है। किसी युग में किसी बच्चे से मिलने के लिए कोई परी आकाश से कोई विमान लेकर उतरती थी, और बाद में ये होने लगा कि वह परी है, वो रॉकेट से उतरने लगी। ये होने लगा, बच्चा जब लोरी सुनता है या कहानियां सुनता है बचपन की, तो उसकी परी किसी जमाने में, और आप ये समझ लीजिए कि लड्डू खाती थी। लेकिन आज जब आप कहानी सुनाएंगे तो उसमें आपको पिज्जा डालना पड़ेगा। अच्छा नहीं मानता मैं, चीजें बदल गई। सपनों का राजकुमार किसी छोटी बच्ची के लिए जो घोड़े पर बैठकर आता था, अब वो हवाई जहाज में आता है। ये
समाज में होने वाले परिवर्तनों का सांगोपांग विवरण देती हैं ये कथाएं। इसी तरह से लोगों की दंत कथाएं जो दांतों पे चलती है, जिह्वा कथाएं, तो उनका इतिहास अलग होना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि साहब ये उपेक्षित विषय वस्तु है, इसको हटाइए, हम नहीं मानते। आपको ऐसी बातें लिखनी चाहिए, अपने उत्तर में भी लिखनी चाहिए और तथ्य देकर लिखनी चाहिए कि ऐसा करने से देखो ऐसा होता है। खैर, तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, मैं आपको कह चुका हूं। क्योंकि भाई इतिहासकार तो पुनर्रचना करता है ना, वह दोबारा लिखता है चीजों को। जो घट गया वो देखने जाएगा नहीं अब। इसीलिए इटली के फिलोसोफर क्रोचे ने कहा ना कि हर इतिहास समसामयिक होता है, और बाद में कालिंगवुड ने कहा कि विचारों का इतिहास होता है। आज मैं किसी चीज को दूसरे तरीके से सोचता हूं, मेरे पूर्वज चीजों को ऐसे थोड़ी सोचते थे। आज मृत्यु भोज का नाम मेरे सामने आते ही मैं उबाल खा जाता हूं कि ये बकवास है, ये नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन क्या मेरे दादा, मेरे परदादा ये लोग ऐसा कह सकते थे? तो वो उस जमाने में किसी ने लिखा तो उन्होंने अपने तरीके से लिखा, इस जमाने में मैं लिखूंगा तो मेरे तरीके से लिखूंगा। इस बात को आप ध्यान रखिए आप इस चीज का, है ना। एक ऐतिहासिक तथ्य है, वो एक के लिए उपयोगी है, एक पीढ़ी में उपयोगी होता है, दूसरी पीढ़ी में वो अनुपयोगी हो जाता है। एक इतिहासकार के लिए समान पीढ़ी में भी उपयोगी हो सकता है और अनुपयोगी हो सकता है। तो एक विद्वान हुए हैं शिलर, उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक जटिल समस्या है और यह एक असंभव परिकल्पना है। इतिहास लेखन निर्वैयक्तिक नहीं हो सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। एक विद्वान हुए हैं हैजलिट, उन्होंने कहा भाई देखो, इतिहास जो लोग लिखते हैं वे लोग भावना से लिखते हैं और तर्क को छोड़ देते हैं। ये भावना ही तो है कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मोला, निदा फाजली लिख गए ना, और उसको ये तो है नहीं कि उसको खारिज कर दिया। किसी मुशायरे में उनसे नहीं कहा गया कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो गणित के खिलाफ चल रहे हैं। लोगों ने ये ऐसे, इसको जो भावना थी उस शेर की, उसको उसी रूप में समझा। खैर, तो इतिहासकार है वो परिस्थिति की उपज होते हैं। मेंडलबाम ने लिखा है, मेंडलबाम की किताब है द प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। तो फिर एक और भी बात है, जैसे वाल्श ने कहा कि भाई देखो, इतिहास का स्वरूप है, इतिहास लेखन का स्वरूप है, वो चयनात्मक होता है, वो तथ्यों को चुनता है। भाई आप बार बार देख चुके हैं बात को। अब आप ये देखिए कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत, वो एक लकड़ी का महल गिर गया और मर गया। इस घटना को वर्णित करते समय जिस व्यक्ति ने वह महल बनवाया, उसको उसमें उसका स्वागत किया, उस व्यक्ति पर उसकी हत्या का आरोप लगाना चाहे तो लगाएंगे परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर। या जैसे बर्नी ने कह दिया कि आसमान से एक बिजली कड़की आसमान में और सब कुछ नष्ट हो गया, तो क्या उसके बाद में जो सुल्तान बना उसको इस आधार पर मुक्त नहीं किया जा सकता कि वो तो बिजली कड़की थी, मारा थोड़ी था। इस प्रसंग को बाद में लूंगा मैं जहां आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग समर्थन करने वाले होंगे वो समर्थन करेंगे, विरोध करने वाले विरोध करेंगे। अब महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई है। हल्दी घाटी में जो हुआ, मान सिंह था, उदय प्रताप था। अब हल्दी घाटी में जो हुआ वो उसको हल्दी घाटी तक ही सीमित रखकर आप देखेंगे तो उसमें राणा प्रताप है, उनको विजेता कहने में संकोच हो सकता है। लेकिन आप 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु तक का इतिहास देखेंगे
तो यह लगता है कि वह विजेता था। बाद में अकबर ने अभियान भेजने बंद कर दिए और चावंड को अपना केंद्र बनाकर जो आदमी सेना इकट्ठी कर रहा है, जो आदमी पट्टे बांट रहा है, दान कर रहा है, और वे प्रमाण उपलब्ध हैं, तो मेवाड़ का एक बड़ा इलाका ही तो नहीं है प्रताप के पास, लेकिन उसको आप संघर्ष में विफल कैसे कह सकते हैं? लेकिन ऐसे लोग होंगे जो प्रताप को विफल बताएंगे। अब बताइए वस्तुनिष्ठता कैसे प्राप्त होगी? वस्तुनिष्ठता प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। एक सभ्य समाज में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे। राजनीतिक दृष्टि से कोई दक्षिणपंथी होगा, कोई वामपंथी होगा, और हम किसी को कह नहीं सकते कि आप वामपंथी क्यों हैं या आप दक्षिणपंथी क्यों हैं। लेकिन यदि वो कहकर लिखता है कि मेरी दृष्टि ये है, तो फिर हम, यदि किसी ने वामपंथी दृष्टि से लिखा या किसी ने, मैं इसको सही शब्द काम में ले तो किसी ने मार्क्सिस्ट अप्रोच से लिखा, वामपंथ तो भारत में भी था किसी जमाने में, वो अलग बात है, कभी फुर्सत में करने की बात है। मार्क्सिस्ट अप्रोच से लिखने वाला आदमी इतिहास लिख रहा है तो उसमें वो झलक आएगी। हो सकता है कि पूरा रंग ही उसमें मार्क्सिज्म का हो, तो हम उसको ये थोड़ी कह देंगे कि आपको मार्क्सिज्म नहीं पढ़ना चाहिए। वो कहेगा क्या पढ़ना चाहिए? आप अपने वाला बताओगे, वो कैसे मानेगा? इसलिए इतिहास में वस्तुनिष्ठता आ नहीं सकती। आप कैसी वस्तुनिष्ठता लाएंगे? क्या रूप होगा उसका? आप कैसे शोध करेंगे? एक ही विषय पर जब 10 मत आ रहे हैं तो फिर आप क्या 10 का अध्ययन करेंगे? और कर लेंगे तो क्या आप नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि ऐसा ही हुआ था? नहीं कर सकते। तो बात इतनी है कि बस जैसा कि विद्वान कहते हैं, बटरफील्ड कहता है कि भाई कोशिश की जा सकती है। आप यदि सामान्य इतिहास में और शोधपूर्ण इतिहास में अंतर कर लें तो थोड़ी सी वस्तुनिष्ठता हो सकती है। जैसे एक सामान्य तथ्य है कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया और इस तरह की घटनाएं घटी। लेकिन हमारे पास तो सारे प्रमाण यूनान के हैं, हमारे यहां के प्रमाण ही नहीं है। तो यूनानियों ने सिकंदर का जहां अतिशय वर्णन किया है उसको अलग कर दो, घटना को ले लो। तो घटना घटी थी, यह तो वस्तुनिष्ठ है। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, इस बात में तो, इस तथ्य में तो वस्तुनिष्ठता है ही। किसको कितनी सफलता मिली यहां आके मतभेद होगा, वह शोध का विषय हो जाएगा। लेकिन यदि बटरफील्ड ऐसा कहता है या कोई दूसरा इतिहासकार ऐसा कहता है कि शोध के आधार पर वस्तुनिष्ठता अलग कर दीजिए और सामान्य जो इतिहास है उसकी वस्तुनिष्ठता अलग रखिए, तो फिर आप सामान्य इतिहास और शोध इतिहास में अंतर करेंगे क्या? यदि शोध ही नहीं करेंगे तो फिर आगे सामान्य इतिहास कहां से स्थापित होंगे? वहीं से तो निकल कर आते हैं। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि देखो भाई, ये जो इतिहास लेखन का काम है वह काम तथ्यों पर आधारित होता है। G.N. क्लार्क की किताब है एक, हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप एंड हिस्टोरिकल थॉट। उसमें वो कहता है कि आप तथ्यों को अलग कर लीजिए और तथ्यों से जो सामान्य निष्कर्ष निकलते हैं वे वस्तुपरक है। तो ये तो हम भी कह रहे हैं। उसके आगे के अध्ययन में सामान्य से विशेष बनाएंगे जब इतिहास को,
तब वस्तुनिष्ठता कैसे स्थापित करेंगे? हर इतिहासकार की अपनी वस्तुनिष्ठता होती है, बस ये समझ लीजिए। अब ओकशॉट तो कहता ही ये है कि भाई आप तथ्यों की बात करते हो, तथ्यों को रख दो वैसे का वैसे, तथ्य बोलेंगे ही नहीं बिना व्याख्या के, व्याख्या किए बिना तथ्य का कोई मतलब नहीं है। तो असल में क्या है कि घटना का प्रस्तुतिकरण हर इतिहासकार का अपना होता है। उसको यदि ये कहा जाए कि तू स्थान और व्यक्तियों के प्रति उदासीन हो जा, कैसे हो जाएगा वो? मैं महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। मैं जब वहां जाऊंगा तो मेरे रोंगटे खड़े होंगे ही होंगे। जब मैं वो खमनोर देखूंगा या मैं वह नाला देखूंगा जिसको चेतक ने पार किया था, या मैं चेतक की समाधि देखूंगा, तो मेरी भावनाएं उस पर हावी होंगी ही होंगी। मैं उस स्थान से और महाराणा प्रताप व्यक्ति से या चेतक से मैं कैसे अलग हो सकता हूं? इसलिए मुझसे वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा क्यों करते हो? ऐसी ही बातें और लोग कहते हैं, और यदि ज्यादा लोग कहते हैं तो फिर आपको यह मान लेना चाहिए कि हाँ सच, ये जो कहा जा रहा है उसमें काफी कुछ सही है। बस ये काफी कुछ सही है, यही वस्तुनिष्ठता है अपने इतिहास की, है ना। अब बस इतना ही है कि मैंने मान लो हल्दी घाटी पर कोई विवरण लिखा, कोई यात्रा विवरण लिखा, तो आप विवरण पढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लो कि मैं कैसा आदमी हूं। इस मेरा अध्ययन करके, और आप ये कह सकते हो कि इन्होंने इतना कुछ ज्यादा कह दिया, लेकिन आप पूरा तौल उसमें भी नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो निरंतर प्रभावित करती है इतिहासकार को। उसके पास न तो कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, न कोई दूरबीन होती है कि वो सही से देख भी ले। वो तो अपने तथ्यों के आधार पर जैसा उसे अनुभव होगा वैसा बोलेगा, और समय के अनुसार चीजें बदलती हैं। इतिहास, नैतिकता इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कोई कह सकता है कि किसी जमाने में कि जो पोप ने कह दिया वही सही है, लेकिन आज कोई नहीं मानेगा इस बात को। तो अब ईश्वर एक है, यह मान लिया, क्या सारे लोग इस बात को मान लेंगे कि ईश्वर एक है? तो हर इतिहास का अपना एक अनुशासन होता है, उसके नियम होते हैं, उसकी एक विधि होती है, और उसे उसी रूप में हमको देखने की कोशिश करनी चाहिए। अब कुछ कहते हैं कि साहब संभव है कुछ चीजें निकालना। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक चित्रकार है, उसको मान लीजिए कि एक बगीचा बनाना है। वो बगीचा बनाएगा, उसमें तरह तरह के पेड़ दिखाएगा। तो ये कहा जाता है कि पेड़ दिखाने में वो क्या झूठ बोलेगा? अब मान लीजिए, ये जमने वाली बात नहीं है ना। एक चित्रकार को मैंने रेगिस्तान में बिठाया कि आप सब यहां का चित्र बनाइए। उसने धोरे बना दिए, कुछ खजरियां बना दी, और फिर उसके जच गई कि मैं यहां आम के वृक्ष लगा देता हूं। उसने आम के, नारियल के वृक्ष लगा दिए उसमें। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो जैसी चीज होगी वैसी बनाएगा? वो आम तो वैसा का वैसा बना देगा जैसे आम होता है, नारियल बना देगा। लेकिन जब नारियल रेगिस्तान में होता ही नहीं है, आम होता ही नहीं है, और उसको वो दोहरों के बीच में दिखा रहा है, तो इसमें वस्तुनिष्ठता कैसे उत्पन्न हो जाएगी? इसलिए वस्तुनिष्ठता के बारे में सोचना कि वो हो सकती है, यह सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। इतिहास की अपनी विषय वस्तु होती है, और उस विषय वस्तु के आधार पर इतिहासकार कुछ अनुभव करता है, कुछ उसे अवबोध होता है, कुछ उसमें विचार उपजते हैं, और उन सब के आधार पर फिर वह एक निष्कर्ष निकालता है, लिखता है, और अपेक्षा करता है कि दूसरे उसे पढ़े। तो लोग उसको पढ़ें और उसी को सही माने। तो यह वस्तुनिष्ठता तो उस व्यक्ति की हो गई ना, उस इतिहासकार की हो गई ना। वह अपने आप को वस्तुनिष्ठ मान रहा है, लेकिन सब नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए
हमें यह मानकर चलना चाहिए कि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता नहीं प्राप्त की जा सकती। जिस तरह मैंने पिछले व्याख्यान में कहा था कि पूर्वाग्रह दूर नहीं किए जा सकते, तो क्या करना चाहिए फिर? क्या इतिहास का अध्ययन बंद कर देना चाहिए क्योंकि इतिहास में 2 और 2 4 नहीं होता? या इतिहास विज्ञान नहीं है? यह बात मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं यह पढ़ाऊंगा कि इतिहास विज्ञान है अथवा नहीं। ये लोग जो विज्ञान करते, विज्ञान को दूसरे अनुशासनों से ऊपर और उससे अलग रखते हैं, वे विज्ञान को साइंस समझते हैं और साइंस समझ के ऐसा करते हैं। साइंस हमारा शब्द नहीं है, भारतीय शब्द नहीं है। हम तो विज्ञान जानते हैं, और विज्ञान इतिहास भी है, और इतिहास